नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आई ड्रॉप की बस 2 बूंद और फिर उतर जाएगा आपका चश्मा। वैसे मैं भी चश्मा पहनता हूं और ये खबर सुनकर मेरी भी कहीं ना कहीं आंखें चमकने लगी। सुनने में ये किसी कमाल से कम नहीं लगता, लेकिन 2 साल की रिसर्च और टेस्टिंग के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने इस आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी है। हम इसके हर पहलू पर जरा बातचीत करेंगे आज इस खास चर्चा में। कलरफुल ट्रेंडी स्पेक्स, स्टाइल स्टेटमेंट और यूवी से बचाने वाला हो सकता है, लेकिन हमेशा आंखों पर चढ़ा चश्मा परेशान करता है। अब आपको इस झंझट से दूर करने के लिए एक ऐसी आई ड्रॉप आ गई है जिसकी 2 बूंद महज 15 मिनट में आपको पावर वाले चश्मे से आजादी दिला देगी। डीसीजीआई ने प्रेस व्यू आई ड्रॉप को मंजूरी दी है, लेकिन इससे पहले करीब 2 सालों तक इसका ट्रायल किया गया। यह दवाई प्रेस बायोपिया से प्रभावित लोगों के लिए काफी असरदार होगी। प्रेस व्यू भारत की पहली ऐसी दवाई है जो पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने के लिए विकसित की गई है। यह दवा प्रेस बायोपिया का इलाज करती है। यह बीमारी उम्र से जुड़ी हुई है, यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आंखों की नजदीक की चीजों पर फोकस करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो घटने लगती है। इस आई ड्रॉप की खासियत यह है कि ये आंखों के अंदर जाते ही 15 मिनट में अपना काम दिखाना शुरू करती है, असर दिखाना शुरू कर देती है। और इसका जो असर है वो 6 घंटे तक रहता है। और अगर पहली बूंद के 3 से 6 घंटे के भीतर ही दूसरी बूंद भी डाल दी जाए तो दवा का असर और भी लंबे समय तक बना रह सकता है। तो आज इसी पर हम खास चर्चा करने वाले हैं और इसके और भी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारी इस खास चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर जय गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने आई सर्जन हैं, लेसिक और रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं सूर्या आई हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर गोयल, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मेरे ख्याल से आप सभी की कम्युनिटी में इस खबर के बाद और चर्चाएं शुरू हो गई होंगी, लेकिन आप लोग तो तमाम मेडिकल जर्नल पढ़ते रहे हैं। आप लोगों ने तो बहुत पहले से इसके एंट्री और एग्जिट को लेकर बहुत से विचार किए होंगे। अब हमें जी, बताइए कि पहली प्रतिक्रिया कि क्या जी, वाकई इतनी कारगर है और इसकी आवश्यकता, अगर इतनी कारगर है तो इसकी आवश्यकता तो बहुत पहले से थी। जी थी। अभी अगर आप देखेंगे तो यस यू आर करेक्ट। हर आदमी सोचता है कि मैं चश्मा नहीं पहनूं, मेरा उसके बिना काम हो सकता है क्या? अभी ये जो ड्रॉप है, मैं मानता हूँ ये बहुत रेवोल्यूशनरी है, बहुत बहुत नया है एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ न्यूज़। बट ये कुछ नया ड्रॉप नहीं है, ये मार्केट में पिछले 75 ईयर्स से काम कर कर रहा है एट अ हायर परसेंटेज। तो 2% जो इसका ड्रॉप है, ये ग्लूकोमा करके एक आई तकलीफ होती है जिसमें से आँखों का प्रेशर थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता है। ये प्रॉब्लम का इसका ट्रीटमेंट पिछले 60 ईयर्स से ऑलरेडी हो चुका है और इसको हम ड्रॉप को स्टॉप कर चुके थे क्योंकि इसका पॉसिबल सीरियस साइड इफेक्ट्स थे, बट दैट वाज एट 2%। अभी ये 1.25% पे आया है, तो डेफिनेटली इसके साइड इफेक्ट्स कम है, डेफिनेटली ये बेटर है, बट ये उतना भी जादुई और सेफ नहीं है। हमें ये बताइए कि जिस तरह से हम इस दवा को लेकर अब एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं, क्या ये एक तरह से विकल्प हो सकता है, या आपको लगता है कि अभी भी जो चश्मा है, जो स्पेक्ट्स हैं, वो उन पर निर्भरता इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली और सबसे बेहतर विकल्प अभी स्पेक्ट्स ही हैं या कॉन्टेक्ट लेंसेज ही? ये सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है बैकग्राउंड का। ये जो ड्रॉप है, इसका इफ़ेक्ट कुछ 15-20 मिनट में शुरू होता है और इसका इफ़ेक्ट लास्ट करता है 4 टू 5 आवर्स ओनली और आप इसको दिन में खाली 2 घंटा यूज़ कर सकते हैं।
सेकंड चीज ये है कि इसका ये काम कैसे करता है। हमारे आंखों में जो प्यूपिल होता है वो उसका साइज कर देता है छोटा। अब छोटा साइज होने से क्या होता है कि हमारा डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ता है कि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हम उसको थोड़ा पास लाके पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो वो हमें इट इज मोर क्लियर। तो वो चक्कर में लोगों को पास का नंबर जो है वो थोड़ा बहुत कम कम होकर उनका पास का विजन क्लियर हो जाता है। लेकिन ये टेम्पररी इफेक्ट है जो कि 4-5 घंटे के लिए ही रहता है। तो डेफिनेटली ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक चीज़ और डॉक्टर गोयल मैं आपसे समझना चाहूँगा, ख़ास तौर पे न सिर्फ इस दवा को लेकर बल्कि हमारे पास और क्या-क्या विकल्प हैं? मतलब सिर्फ यही दवा नहीं, और अगर हम पूरे ख़ास तौर पे आँखों की सेहत और बाकी चीज़ों को लेकर देखें, तो क्या-क्या वो विकल्प होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं? क्योंकि देखिए, आम तौर पे आई टियर्स की जब बात आती है या किसी इन्फेक्शन में भी दवा को डालने की बात आती है, तो ये साफ तौर पर कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी दवाएं जो स्टेरॉइड्स के रूप में दी जाती हैं बिल्कुल जल्दी सही। असर के लिए भी, तो करेक्ट। कई बार ये कहा जाता है कि एक समय सीमा है, उससे ज्यादा इसका इस्तेमाल मत कीजिए। क्या ऐसी एब्सोल्यूट। हिदायतें भी इस दवा के साथ आती हैं? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं आपने जो मैं बोलना चाह रहा था आपने एग्जैक्टली वही मुझसे पूछा है। ये दवा के साइड इफेक्ट्स हैं। लाइक मैं और जो मैंने कहा कि जो हमारा प्यूपिल है वो प्यूपिल को छोटा करता है। अब प्यूपिल छोटा होने से आपको हेडेक्स, आई स्ट्रेन, यहाँ पे पेन वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये दवा का रेगुलर यूज करेंगे तो। दूसरा, हर पेशेंट को जैसा उम्र बढ़ता है कैटरैक्ट, ग्लूकोमा वगैरह ये सब प्रॉब्लम होती है। अभी अगर प्यूपिल बहुत छोटा हो तो कैटरैक्ट वगैरह का जो हम सर्जरी करते हैं उसमें भी थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। ऑल्सो आपको ये जानना है कि कुछ लोगों को ये ड्रॉप्स की वजह से आंखों में लाल होना, वाटरिंग होना, इरिटेशन होना, ये सब चीज भी हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली ये एक फूल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। दिस हैज टू बी डन अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ओनली। वेल, मुझे ये बताइए कि किस तरह के लोगों को शायद इस दवा के इस्तेमाल में ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी? आमतौर पर जब हम देखते हैं कोई कई सारी दवाएं होती हैं, उसमें कहा जाता है कि साहब अगर आपको ब्लड शुगर है या आप हाई बीपी हैं तो इस तरह की दवाओं से बचिए। अगर हम ख़ास तौर पे प्रेसव्यू की बात करें तो किस तरह के लोगों को इस दवा से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है? अब देखिए, अगर ये दवा आप ओकेजनली यूज करना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग अगर आप बाहर डिनर पे जा रहे हैं और आपको सेक्स यूज नहीं करना है, बेशक आप एक बार ड्रॉप यूज करेंगे तो आपको जो रेस्टोरेंट का जो कार्ड है वो आपको साफ दिखेगा, आपको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका ओकेजनल यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपको कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, अगर आपको रेटिना बेस कुछ प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली इसका आपको रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए। और यूज करने के पहले एक बार अपने आई डॉक्टर से पूछना चाहिए कि सर क्या ये सेफ है, क्या मैं अपने आंखों में इसको यूज करूंगा तो इज इट ओके। तो ये अहम बात है कि आपको ओकेजनली इस ड्रॉप को यूज करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, चाहे आप ओकेजनली यूज कर रहे हैं या आप इसका बार बार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर के निर्देश जरूर हों। उनको थोड़ा सा आपको बहुत बारीकी से देखना होगा। एक चीज और समझना चाहता हूं कि जैसे हम ये जान रहे हैं कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, कुछ घंटों के लिए आपको आराम मिल सकता है। तो ये क्या मतलब हर तरह के जो आंखों के कम रोशनी वाले लोगों के लिए फायदेमंद है या एक इसकी एक क्षमता है? क्योंकि जैसे बहुत से लोग हैं जो शायद बचपन से चश्मा लगा रहे हैं, जिनकी आंखों का पावर बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम रीडिंग ग्लास करते हैं तो अपने आप वो डिफाइन हो जाता है। तो जरा इसको बताएं कि ये किस तरह के लोगों के लिए कारगर है और असरदार जो है वो किस हद तक इसकी क्षमता है? ये उन लोगों में यूज हो सकता है जिनको
35-40 साल के बाद पास का नंबर आता है, जिसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। मतलब अगर आपकी एज 35 के ऊपर है, तो जैसा आपका उम्र बढ़ता है, वैसा आपकी आँखों की जो आई मसल्स थोड़ी-सी वीक होती हैं, उसकी वजह से आपको पास का चश्मा आना शुरू होता है। ये ड्रॉप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं लोग के लिए है, बाकी के चश्मे नंबर पे इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है इसका। शुक्रिया करेंगे डॉक्टर जय। मेरे ख्याल से हमने हर पहलू को छू लिया और बेहतर तरीके से आपने उस पर रोशनी डाली। तो इसका निचोड़ यही है कि ये तात्कालिक उपाय हो सकता है, टेम्परेरी उपाय हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने डॉक्टर और आपका जो भी, चाहे किसी की मेडिकेशन चल रही हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, चश्मा अभी भी सबसे भरोसेमंद साथी है, सबसे बेहतर विकल्प है और इसमें अपग्रेड होते रहता है, तो उस हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसी दवा जो एक उम्र के बाद ज़्यादा असरदार है, तो इसका भी इस्तेमाल ओकेजनली किया जा सकता है। हम कई फंक्शंस में जाते हैं, मन नहीं करता कि चश्मा नहीं पहने, तो शायद उन चंद घंटों के लिए ये ड्रॉप हमारे लिए एक साथी बन सकता है। शुक्रिया डॉक्टर गोयल, हमें समय देने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। चलिए, इस खास चर्चा के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला और बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 54 अंक गिरकर 25,145 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक 73 अंक चढ़कर 51,473 पर बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो आज निफ्टी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थे और हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉल्टिलिटी दिखी मार्केट में। शुरुआत गैप अप के साथ हुई, लेकिन लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया और ये दूसरा सेशन है जब निफ्टी हमें लाल निशान में दिख रहा है। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,000 से लेके करीबन 25,300 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, दोनों ही इंडेक्सेस ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है, जिसके टॉप गेनर्स में देखें तो मेनली कोफोर्ज नजर आता है। इसके साथ साथ पीएसयू बैंक का 2 सेशन का लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक होता हुआ नजर आया, तो निफ्टी मेटल का 3 सेशन का लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक होता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ निफ्टी बैंक भी हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है, जिसके टॉप ड्रैगर में हमें प्रेस्टीज नजर आता है। इसके साथ साथ ऑटो इंडेक्स का ये चौथा सेशन था लगातार बिकवाली का, तो निफ्टी एनर्जी का ये तीसरा सेशन था लगातार बिकवाली का। निफ्टी फार्मा की बात की जाए तो निफ्टी फार्मा की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, लेकिन पूरा गेंस निकाल के लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिला जुला कारोबार रहा है। निफ्टी मेनली अपने कंसोलिडेशन में फंसा हुआ दिख रहा है। शुक्रिया अंश इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी शरद दुबे आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे 5 अहम स्टॉक्स में लेके आता हूँ दिन के ट्रेड में, जहां पे एक्शन या न्यूज़ देखने मिल रहा है। सबसे पहले रिलायंस आज जो है बोर्ड कंसिडर करेगी बोनस इशू 1 शेयर पे और इसके अलावा जो है ऑफकोर्स स्टॉक में मोमेंटम आई थी जब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने 10 गीगावाट की कैपेसिटी की ACC PLI स्कीम में जो है कंपनी को चुना। दूसरा स्टॉक रहेगा एलेंबिक फार्मा, जहाँ पे स्टॉक में आज अच्छी मूवमेंट देखने मिली। US FDA अप्रूवल आया है इनका आपके न्यूरो डिजीज़ेस को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन रहा है। बाकी 3 स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के इम्पैक्ट पे ज़्यादा आज मूव किए हैं। सबसे पहले जोमेटो के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे JP मॉर्गन ने मेंटेन ओवरवेट रखा है, लक्ष्य बढ़ा दिया है 208 से 340 रुपये प्रति शेयर पे। और यहाँ पे उन्होंने क्विक सर्विस इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे उनका बुलिश नज़रिया देखने मिला। जिस तरह रिटेल कंज्यूमर की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देखने मिली है, मोनेटाइजेशन और स्केल तो देखने मिल ही रहा है और नॉन टियर 1 मार्केट्स में भी डेवलपमेंट आ रही है। उनकी जो फोरकास्ट है अर्निंग की 15% से बढ़ा के 41% कर दी है अगले 3 साल में, और गोइंग आउट बिजनेस में भी जो है उनकी नज़र है। उनो मिंडा में स्टॉक में आज गिरावट देखने मिला और कोटक की रिपोर्ट आई जहाँ पे डाउनग्रेड सेल कर दिया। पहले ऐड रेटिंग थी और लक्ष्य जो है उसको भी 1000 रुपये से घटा के 970 रुपये कर दिए। आगे जाते हुए पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में थोड़ी स्लो डाउन देखने मिल सकती है, ये एक चिंता ज़रूर ब्रोकिंग हाउस ने दिलाई है।
और जो नई प्रोडक्ट एडिशन और कैपेसिटी रैंप अप है उसके कारण मार्जिन्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है। आखिर में छोला फाइनेंस भी फोकस में रहेगा, स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिली और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, इनिशिएट बाय किया, टारगेट प्राइस 1786 रुपीज़ पर शेयर रखा, यानी कि करंट मार्केट से लगभग 15 से लेकर 20% का अपसाइड पोटेंशियल। स्ट्रक्चरली अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी लग रही है और EPS CAGR अगले 3 साल में 33% का रहेगा। इसके अलावा उनके सिक्योर्ड बुक जो है उसके कारण एक अर्निंग्स विजिबिलिटी भी देती है। तो ये अहम 5 स्टॉक्स हैं जो आज हमारे 5 के पंच में हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल बड़े इवेंट जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। जी वरुण, बताएं कल किन इवेंट्स पर होगी नजर? देखिए, कल के लिहाज से तो सबसे पहले इस पे नज़र रखिएगा कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि फ्राइडे है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आपको ट्रेडिंग करनी है, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ग्लोबल काफ़ी हलचल आजकल चल रही है। वहीं इंडिया की बात करें तो कल फॉरेक्स रिजर्व डेटा आने वाला है, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। काफ़ी सारी एजीएम से जहाँ पे नज़र होनी चाहिए, जैसे कि गॉडफ्रे फिलिप्स, एम्टा टेक, पेट्रोनेट LNG की कल एजीएम है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड कल से ट्रेड करेंगे, तो एडजस्टमेंट्स देखने मिलेंगे। GNFC, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, NBCC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, प्रोटीन ईगन, क्वेस्ट कॉप, SCI, ट्रेविन टर्बाइन, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने मिलेगा, इसके लिए एडजस्टमेंट्स देखने मिल सकते हैं। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो US में नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है, यूरोजोन में GDP के नंबर्स आने वाले हैं और जापान में हाउस होल्ड स्पेंडिंग के नंबर्स आने वाले हैं। और आजकल इकोनॉमिक डेटा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अहम हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी आप खास नजर रखिएगा। शुक्रिया वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज ने इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक मेबैक को लॉन्च कर दिया है। क्या है इसकी खासियत? मर्सिडीज मेबैक EQS 680 SUV की मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट देखिए। जैसे Maybach is very important brand for us. India is one of the top 10 markets in the world for Maybach now. तो हमने जब सोचा कि Maybach में क्यों ना इलेक्ट्रिक लाए, बिकॉज कस्टमर से ये डिमांड था कि कैन यू रियली गेट एन इलेक्ट्रिक हियर। लॉट ऑफ कस्टमर्स टुडे हैव दिस एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, उनको भी है कि मुझे ग्रीन नंबर प्लेट चाहिए, आई वांट टू बी कॉन्शियस टू द सोसाइटी एंड देयरफॉर फॉर दिस ओपिनियन लीडर्स मैं बोलता हूँ दिस इज लाइक ए पेपराजीज फेवरेट कार बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज यूज ए Maybach. सो फॉर देम इट्स ए गुड ऑल्टरनेटिव कि मैं इलेक्ट्रिक Maybach में चले जाऊं सो दैट वी गेट बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, वी गेट द बेस्ट इन लग्जरी एट द सेम टाइम एन इलेक्ट्रिक कार. सो द हार्ट ऑफ द कार, जैसे हमने बैटरी कैपेसिटी देखो, रेंज देखो, वी हैव एंश्योर्ड कि कस्टमर को 600 किलोमीटर की रेंज मिले, ए वेरी पावरफुल कार. बट द स्टोरी ऑफ द कार एक तो है डिजाइन में, जैसे कहा ब्यूटीफुल कार, Maybach स्टाइलिंग. ऑन द इनसाइड a lot of comfort features, you know, a lot of also हमने काफी सारे gizmos दिए, काफी सारे Burmester high-end surround sound, I can keep going on, but frankly the car delivers on comfort and on noise acoustics because it's so silent inside कि गाड़ी कस्टमर को रिजुविनेट कर देती है बाय कीपिंग इट इनसाइड. सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू Maybach एंड वी हैव प्राइस्ड इट एट 2.25 crores क्योंकि हमने जो GST बेनिफिट है, जो आज EVs में 5% GST है और कंबशन इंजन में 48%, जो 40% के ऊपर की जो बेनिफिट है 2 करोड़ की गाड़ी में, वो हमने पूरा कस्टमर को ट्रांसफर किया है, इसीलिए इसकी प्राइस इज ऑल्सो क्वाइट अट्रैक्टिव. सो आई थिंक EV इन अ Maybach विल मेक लॉट ऑफ कंज्यूमर्स कम द टॉप एंड एंड ये देख के मास मार्केट में भी लोग ईवी खरीदने विल गो मोर एंड मोर इनटू EVs. चलिए बढ़ते हैं आगे. सरकार देश के बड़े पोर्ट्स पर LNG बंकर बनाने की तैयारी में है. क्या है सरकार की पूरी योजना? डिटेल्स दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी. देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार देश भर में जो मेगा पोर्ट्स हैं वहां पर LNG बंकरिंग फैसिलिटी तैयार करना चाहती है और इस प्रस्ताव पर जो औपचारिक चर्चा है उसकी शुरुआत हो गई है. सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये पेट्रोलियम मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय की तरफ से ज्वाइंट प्रपोजल है जिस पर चर्चा चल रही है और इस पर सरकार ने 2 राउंड की बैठकें जो है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कर ली है. साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय ने गेल को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो एक फिजिबिलिटी प्लान तैयार करे कि आखिर कैसे ये जो बंकरिंग फैसिलिटी है उसको तैयार किया जाएगा. गेल को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई है. सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इस मसले पर जो औपचारिक चर्चा की शुरुआत कर दी गई है और पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना ये है कि
इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर 2024 तक कैबिनेट की तरफ से फाइनल अप्रूवल जो है इस प्रस्ताव पर ले लिया जाए। योजना ये है कि सरकार की तरफ से गेल को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी तैयार करने के लिए, और जो इंटरनेशनल शिप्स हैं, डोमेस्टिक शिप्स हैं, उन्हें एलएनजी की सप्लाई की जाएगी। तो सरकार जो गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहती है, वहां पर गैस का इस्तेमाल बड़े शिप्स में हो, चाहे वो डोमेस्टिक स्तर पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें एलएनजी की जो सप्लाई है बढ़े, खपत बढ़े, उसको लेकर ये रणनीति तैयार की जा रही है। जो शुरुआती प्रस्ताव है उसके हिसाब से गैलेथिया बे में फर्स्ट एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी तैयार करने की योजना तैयार की गई है। जैसा कि आपको पता है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत करीब 58 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, करीब 7,600 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि अंडमान निकोबार के गैलेथिया बे में तैयार किए जा रहे हैं। सागरमाला प्रोग्राम के तहत इसको तैयार किया जा रहा है, और पहला जो बंकरिंग फैसिलिटी है वो गैलेथिया बे में ही तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो बंकरिंग फैसिलिटी है वो आने वाले दिनों में जो प्रस्तावित बल्क कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब है, जो कि अटलांटा बे में बनाने की योजना तैयार की गई है अंडमान एंड निकोबार में, वहां भी आने वाले दिनों में एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी तैयार की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इस प्रस्ताव पर दोनों ही मंत्रालयों ने, यानी कि शिपिंग मिनिस्ट्री ने और ऑयल मिनिस्ट्री ने, औपचारिक चर्चा की शुरुआत जो है वो कर दी है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन से बड़े कदम उठाए हैं, साथ ही किन दूसरी कमोडिटी पर भी सरकार की निगरानी है, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित की रिपोर्ट देखें। घरेलू बाजार में लगातार प्याज की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। यही वजह है कि सरकार ने अब हस्तक्षेप करते हुए कंसेशनल रेट पे सब्सिडाइज्ड दरों पर प्याज को बेचने की शुरुआत करी है। 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा जाएगा, जिसकी शुरुआत हुई है। जो सरकारी एजेंसी है एनसीसीएफ और नाफेड के जरिए ये प्याज बेची जाएगी। इस तरीके की जो मोबाइल वैन है उनको दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 40 जगहों पर स्टेशन किया जाएगा, जहां पर ये 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज को बेचा जाएगा। सरकार के पास अभी ये दावा है कि पर्याप्त स्टॉक है, तकरीबन 4.5 लाख टन का प्याज का स्टॉक बरकरार है। यही वजह है कि सरकार ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया है और इस तरीके से प्याज को घरेलू बाजार में बेचने की शुरुआत करी गई है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि आज मुंबई में भी इस तरीके से सब्सिडाइज्ड रेट पर प्याज बेचने की शुरुआत हुई है, और सरकार का कहना है कि बहुत जल्द अगले 3 से 4 दिनों में अन्य शहरों में जैसे कि रायपुर, चेन्नई, कोलकाता ऐसे शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी, और सितंबर के तीसरे हफ्ते तक पूरे देश भर के प्रमुख शहरों में जहां भी प्याज की कीमतें बढ़ी हुई हैं वहां पर इस तरीके से सब्सिडाइज्ड दरों पर 35 रुपए प्रति किलो की दर पे प्याज को बेचा जाएगा। सरकार का मत है कि इस एक हस्तक्षेप के जरिए घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में स्थिरता आएगी, कमी आएगी, और त्योहारी सीजन में न सिर्फ प्याज बल्कि जो अन्य एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी कीमतें भी काफी हद तक स्थिर रहेंगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।